ओके बच्चों, सभी को नमस्कार, राधे राधे। और आप सभी का एक बार फिर करियर वेल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बच्चों बहुत बहुत स्वागत। ठीक है, कैसे हैं आप सभी? बताइए एक बार जल्दी से। गुड इवनिंग गजेंद्र, ईशु, रणवीर, अभय, नितेश, सूरज। हम्म बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि टेक्निकल इश्यूज हैं। लाइट्स चले गए थे, तो ऑब्वियस सी बात है, जब लाइट नहीं आ रही तो फिर प्रॉब्लम होगी ना यार। दिल्ली में बहुत ज़्यादा आंधी और तूफान वगैरह चल रहा है, तो इसलिए बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए बेटा, बट हमने कोशिश करी कि हम आपकी एक क्लास तो एटलीस्ट लगा पाएँ, तो इसलिए करियर वेल आपके लिए हर संभव कोशिश करता है बच्चे। हम्म चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बताइए लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक कर लिया था, तो उसके आगे स्टार्ट करें हम लोग। ठीक है, जल्दी से बताइए लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक कर लिया था। ऐसा कुछ भी नहीं है प्रियांशु, आपको लगता होगा। या आई एम फीलिंग गुड। अमन, आई एम फीलिंग गुड। आप बताइए, आप सभी ठीक हैं? लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गया था एक बार जल्दी से बता दीजिए, फिर वहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग, है ना। तो अब आपकी ये बायो की क्लास है। हम्म क्लास नाइन्थ, और दिस इज 4th of June। जी, नहीं बेटा, आवाज़ एकदम स्लो नहीं है। अभी अभी इनफैक्ट बैटरी चेंज करी हमने। सेल के पार्ट का पॉपुलर नेम हो गया था, हाँ। तो हम लोग डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की बात कर रहे थे बेटा लास्ट टर्न पे, ठीक है। तो इसी के ऊपर फर्दर हम चीज़ों को समझेंगे। चलिए आइए कुछ बातें लिखते हैं, है ना। तो देखिए, सबसे पहले आपके सामने है विसरण। ठीक है, सबसे पहले आपके सामने है विसरण, और विसरण के बाद अगर मैं बात करूँ तो जो दूसरा है आपके सामने, वो है बच्चों परासरण। ठीक है, परासरण। तो कल हमने बात करी थी, कल हमने आपको इनफैक्ट एक होमवर्क भी दिया था, और उम्मीद करता हूँ कि आपने उस होमवर्क को किया होगा। और अभी मैं आपके साथ वापस से उन क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा। ठीक है, बिकॉज ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। ठीक है, देखिए विसरण का मतलब होता है बच्चे डिफ्यूजन। ठीक है, विसरण का मतलब होता है डिफ्यूजन हमारे सेल के अंदर। ठीक है, हमारे सेल के अंदर डिफ्यूजन नहीं होता, हमारे सेल के अंदर ऑस्मोसिस होता है। ठीक है, जो हमारी कोशिकाएं होती है ना, उसके अंदर ऑस्मोसिस है। हालांकि ऑस्मोसिस एक विशेष प्रकार का विसरण ही है, यानी कि जो परासरण होता है बच्चों, वो एक विशेष प्रकार का, ठीक है, विसरण ही है। ठीक है ना, ये बात आपको मैंने कल बता दी थी। ठीक है बेटा, आवाज क्लियर है, वीडियो क्लियर है? एक बार सारे के सारे बच्चे बताएंगे, है ना, सारी चीजें एकदम क्लियर हैं? एक बार फटाफट बता दो, फिर हम लोग स्टार्ट करें। ठीक है, ओके। अमन, आवाज़ स्लो नहीं है बेटा, आप अपना चेक करो, हमारे यहाँ से एकदम क्लियर है। ठीक है, बाकी सब बच्चे कह रहे हैं कि सब कुछ क्लियर है। चलिए बढ़िया। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि आखिरकार विसरण क्या है, समझिए। देखिए विसरण की जब हमने बात करी थी, तो पहले तो ये समझो कि जब, ठीक है, कोई पदार्थ जो है, जब वो ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाता है, ठीक है ना, ज्यादा सांद्रता वाला जो एरिया है, वहां से अगर कम सांद्रता वाले एरिया की तरफ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे ही हम विसरण यानी कि डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, ये हमने कल देखा था, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये था कि अगर हम बात करें तो जो द्रव हैं, ठीक है, चाहे ठोस हैं या फिर गैसेस हैं, यानी कि ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों ही जो मुख्य पदार्थ की अवस्थाएं बताई गई हैं बच्चों, इनमें ये विसरण का प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, इनफैक्ट मैंने जब आपको डिफ्यूजन पढ़ाया है, तो मैंने हर एक का आपको एग्जाम्पल भी दिया है। ठीक है ना, मैंने आपको हर एक का एग्जाम्पल भी दिया था, याद करिए। जैसे हमने बात करी थी कि जब गैसेस की बात करते हैं, तो गैसेस में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था बच्चों कि भाई, अगर आपके
रसोई में आपकी मदर खाना बना रही हैं, मान के चलिए हलवा बना रही हैं या कुछ भी ऐसा है, ठीक है, तो उसकी जो फ्रेग्रेंस है, उसकी जो अरोमा है ना, उसकी जो खुशबू है, उसकी अरोमा आपके, ठीक है, घर में बाकी रूम्स में पहुंच जाएगी। ठीक है, आपको ये चीज़ पता है? तो अगर पता है तो भाई वो डिफ्यूजन का एग्जाम्पल था गैसेस के अंदर। दूसरा मैंने आपको बताया था लिक्विड्स की अगर बात करें, तो जैसे मान के चलिए, है ना, अगर पानी आप एक बीकर ले लीजिए, है ना, उसके अंदर अगर आप इंक का कोई ड्रॉप डालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो पूरा का पूरा इंक जो है वो पानी में फैल जाएगी। तो ये लिक्विड्स में डिफ्यूजन हुआ, लिक्विड्स में यानी कि द्रवों में विसरण हुआ। और इसके अलावा हमें पता है कि जब, आपको याद होगा कि ब्लैक बोर्ड जो होता था, है ना, जो श्यामपट होता है, जब हम उसके ऊपर चौक से लिखते हैं और कुछ समय तक अगर हम, ठीक है, ना हटाएं चौक को या ना रब करें चौक को बोर्ड से, तो वो चौक के जो पार्टिकल हैं वो डिफ्यूज हो जाते हैं बेटा बोर्ड के अंदर, बोर्ड के पार्टिकल्स के साथ। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें आपको बताई गई थी अगर आपको याद हो तो, ठीक है ना। तो जी, तो बेटा ये सारी की सारी जो बातें हैं उनको हमें यहाँ पर एक बार लिखना है, लेकिन हम क्योंकि विसरण और परासरण में बच्चों अंतर पूछा जाता है, तो अब हम ये जो अंतर देख रहे हैं ना, ये हम बायो के टर्म्स में देखेंगे। ठीक है, मतलब ये है कि लगभग जो बेसिक सी चीजें हैं वो तो सेम रहेंगी, लेकिन फिर भी बायो में क्योंकि विसरण परासरण है तो वो हमें देखना पड़ेगा, है ना। जैसे अगर हम बात करें विसरण है, तो विसरण के अंदर हमें परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए होती है, यानी कि जो पारगम्य झिल्ली है, जो पूरी तरह से पारगम्य है, ऐसी झिल्ली चाहिए हमें, तो वो विसरण होगा। ठीक है, मैं अपनी बात को आपको समझाने की कोशिश करता हूं एक एग्जाम्पल के थ्रू। देखो, मान के चलो कि मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर कोई एक ऐसी झिल्ली लगा देता हूँ, देखो ये जो, चलो एक बार एक काम करते हैं, पहले इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल ये पानी है, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर ये पानी मैंने डाल दिया, ठीक है, पूरे बीकर के अंदर मैंने पानी भर दिया, प्लीज ध्यान से चीज़ों को समझना। ठीक है, और अगर हम देखें तो इसके ऊपर एक ये लेयर है, फॉर एग्जांपल एक लेयर है, एक आप कह लीजिए झिल्ली है यहाँ पर, ठीक है, एक मेम्ब्रेन मैंने लगा दी जो कि है आपकी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखिए परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, दिख रहा ना आपको आराम से? अगर मैं यहाँ पर परमिएबल लिख रहा हूँ, परमिएबल मेम्ब्रेन, इसका मतलब मैंने क्या लिख दिया, इसका मैंने यहाँ पर मतलब लिखा है कि भाई ये एक झिल्ली है और इस झिल्ली का नाम है बच्चे पारगम्य झिल्ली। ठीक है, पारगम्य झिल्ली। देखो, पारगम्य झिल्ली क्या होती है, जो अपने अंदर से चीजों को निकाल दे। ठीक है, जो अपने अंदर से चीजों को निकाल दे वो पारगम्य झिल्ली है। जैसे मान के चलो, आप एक चाय वाली छन्नी होती है ना, जब आप चाय छानते हो तो चाय वाली जो छन्नी है, ठीक है, मैं उसका एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, अगर आप उस चाय वाली छन्नी से, मान के चलिए, अगर पानी छानते हैं, है ना, मतलब अगर मान के चलिए आपके पास एक गिलास में पानी है, तो अगर आप उस पानी को उस चाय की छन्नी से अगर छानते हैं तो पूरा का पूरा पानी निकल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो छन्नी उस पानी के लिए एज अ परमिएबल मेम्ब्रेन थी। समझ रहे हैं, पारगम्य झिल्ली थी, इस बात को समझिए। ठीक है, वो क्या था, वो पारगम्य झिल्ली थी उस किसके लिए, उस द्रव के लिए। लेकिन वहीं पे मान के चलिए कि आप जब चाय बनाते हैं, तो चाय जब आप बनाते हो तो उसके अंदर शक्कर भी है, उसके अंदर आपने चाय की पत्ती भी डाली, मान के चलिए अगर आप थोड़ा, अगर अरोमा की बात करते हैं, आपको इलायची वगैरह, है ना, स्पाइसेस की बात करते हैं, आपको इलायची लौंग पसंद है, तो आपने इलायची लौंग तुलसी वगैरह भी चाय में डाल दी है ना। अब आप क्या कर रहे हो, उस बनी हुई चाय को अब आप छान रहे हो, तो जब आप उस बनी हुई चाय को छानोगे तो अब पता क्या हुआ, अब सिर्फ जो चाय है वही सिर्फ छन के छन्नी से बाहर निकलेगी। चाय की पत्ती, ठीक है, इलायची लौंग अगर उसके दाने हैं तो वो सारे के सारे रुक जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस बार, ठीक है, इस बार अगर हम बात करें तो सिलेक्टिवली परमेबल है, यानी कि पूरा का पूरा सिस्टम, आपका पूरा का पूरा जो मटेरियल है वो नहीं गया, है ना, छन्नी ने रोक लिया। रोक लिया का मतलब अब ये सिलेक्टिवली परमेबल है। ठीक है, इस बात को आपको समझना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? या फिर हम इसे कभी कभी सेमी परमिएबल या फिर चयनात्मक, सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। बात समझ में आ रही है आपको? तो हमने जो दूसरे नंबर पे लिखी है वो ये है। ठीक है, दूसरे नंबर हमने यहाँ पर ये काम करा है, फॉर एग्जाम्पल कि देखो ऑस्मोसिस में यही होता है। ठीक है, ऑस्मोसिस में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कई बार। ठीक है, बहरहाल हम उसमें नहीं जा रहे हैं। ठीक है, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करेंगे तो देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा हो जाए कि अब एक ऐसी झिल्ली है कि जब इसके अंदर कुछ पार्टिकल आपने इसके अंदर डाले तो कुछ तो अंदर आ गए, है ना, कुछ जो है अंदर आ गए। देखो जैसे यहाँ पर भी था तो यहाँ पर भी कुछ अंदर आ गए पार्टिकल, है ना। आपने कुछ डाला, फॉर एग्जाम्पल आपने इंक डाली, तो इंक के सारे पार्टिकल इसके अंदर पूरे घुल गए। देख रहे हो, तो ये क्या हो गया, ये पूरी तरह से परमिएबल है, यानी कि पारगम्य झिल्ली है, आर पार कर दिया। पारगम्य का मतलब क्या है, आर पार कर देना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अगर हम मान के चलो कि हमने चाय छानी, तो चाय छानी तो चाय में चाय पत्ती के पार्टिकल ऊपर रह गए, है ना। मान के चलो जो है बच्चे
जैसे इलायची वगैरह के पार्टिकल यहाँ रह गए, लौंग वगैरह के पार्टिकल यहाँ रह गए, बाकी जो पूरी चाय है वो अंदर पूरी फैल गई, है ना, बाकी पूरी की पूरी चाय यहाँ पर आ गई, देख रहे हो। तो ये क्या है, इस बार ये कंप्लीट पारगम में ना होके इस बार क्या है, इस बार ये अर्ध पारगम में है ना। तो हम इसे क्या कह देते हैं कभी कभी, हम बच्चों इसे कह देते हैं कभी कभी अर्ध पारगम में, क्या बोल देते हैं हम इसे, अर्ध पारगम में झिल्ली कह देते हैं, ठीक है, अर्ध पारगम में झिल्ली, या इंग्लिश में बच्चों हम इसे कहते हैं अर्ध, है ना, तो अर्ध को कहते हैं सेमी। जैसे अगर आपको याद होगा, एक होता है वृत्त, है ना, जिसको हम कहते हैं सर्कल, और एक होता है अर्धवृत्त जिसको हम कहते हैं सेमी सर्कल, याद है। एक होता है आपका स्फेयर जिसको हम गोला कहते हैं, और एक होता है आपका सेमी स्फेयर जिसको हम अर्ध गोला कहते हैं। मतलब ये सेमी नाम का शब्द जो होता है वो अर्ध के लिए आता है, ठीक है। तो इसलिए नाम क्या बन गया भाई, अर्ध के लिए हमने नाम ले लिया सेमी, और पारगम्य को कहते हैं परमिएबल। तो मेम्ब्रेन का नाम क्या हो गया बच्चे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बात समझ में आ रही है, नाम क्या हो गया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नाम हो गया, ठीक है। या इसी को ही हम दूसरा नाम क्या देते हैं, क्योंकि देखो, आप देखो ध्यान से, यहां पर क्या हुआ, यहां पर चयन हुआ है ना। चयन का मतलब कौन कौन से पार्टिकल जाएंगे छन कर और कौन कौन से नहीं जाएंगे, तो यहां पर चयन किया गया है ना। जैसे चाय की पत्ती नहीं जाएगी, ये चयन किया गया है ना। या मान के चलिए शक्कर जाएगी, तो शक्कर चली गई भाई, चाय जब आप बनाओगे तो वो मीठी है, तो शक्कर चली गई, है ना। आपने जब चाय बनाई होगी, दूध डाला होगा, पानी डाला होगा, तो दूध चला गया, पानी चला गया, शक्कर चली गई, है ना। जो फ्लेवर्स थे मसालों के, इलायची लौंग जो भी आपने तुलसी वगैरह डाला, उसके फ्लेवर्स चले गए, है ना। लेकिन कुछ ऐसा था जो रुक भी गया, तो मतलब यहां पर चयन किया गया, तो चयन करा गया, तो बच्चे उसी को हमने कह दिया चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। तो वो यही है, इसी का दूसरा नाम क्या है, इसी का ही बच्चे दूसरा नाम है चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। बात समझ में आ रही है, पारगम्य झिल्ली, ठीक है। अब आप देखो, हम ये चीज कह सकते हैं कि क्योंकि हमने चयन किया है, तो चयन करने को ही हम क्या कहते हैं, सिलेक्टिवली, सिलेक्शन किया आपने, है ना, सिलेक्शन किया कि भाई कौन कौन से मटेरियल जाएंगे, कौन कौन से नहीं जाएंगे। तो इसे क्या कह दिया हमने, इसे हमने कह दिया सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। बात समझ में आ गई आपको, तो हमने इसको कह दिया सिलेक्टिवली परमिएबल, यानी कि चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। मेरे ख्याल यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होगी। तो आप देखो, मैंने आपको ये क्यों पढ़ाया, मैंने आपको ये पढ़ाया इसलिए, पहले तो ये बताओ ये क्लियर हुआ आपको, ये फंडा क्लियर है, जल्दी से बताओ, क्या ये फंडा क्लियर है आपको, जल्दी से बता दो बच्चों, इज दिस क्लियर टू यू, इज दिस क्लियर टू यू कंप्लीटली, एक बार यस करिए। अर्ध पारगम्य और पारगम्य में मतलब समझ में आया, अर्ध पारगम्य को ही हम सेमी परमेबल या फिर सिलेक्टिवली परमेबल भी कहते हैं, बात एक ही है। और पारगम्य का मतलब पूरी तरह से आर पार, जैसे छन्नी में से दूध को छान लो तो पूरा का पूरा दूध चला गया, है ना। और अगर मान के चलो मलाई वाला दूध है, तो मलाई रह गई छन्नी के ऊपर, तो उस समय पे क्या हुआ, उस समय पे वो चयनात्मक हो गया या अर्ध पारगम्य हो गया, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया मेरे ख्याल आप सभी को, अच्छी बात है। चलो अब आप देखो, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं बच्चे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर आप देखो एक सेल है, ठीक है। और अगर ये हमारे पास सेल है, फॉर एग्जांपल ये हमारी सेल का न्यूक्लियस वगैरह हो गया, तो हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं इसको, ये क्या है, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको हमने बोला सेल मेम्ब्रेन, या फिर आप इसे कहते हैं कभी कभी, इसका दूसरा नाम क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तो कहते हो आप इसको, आप इसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो हम इसे क्या कहते हैं, हिंदी में हम इसको कहते हैं बच्चे कोशिका झिल्ली, या कभी कभी हम इसको बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली। वैसे यूजुअली हम प्लाज्मा झिल्ली ही बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली या फिर कोशिका झिल्ली, कुछ भी कह लो एक ही बात है। तो बच्चे एक होती है आपकी प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है, जो कि आपकी ये है। अच्छा इसमें देखो, इसमें सेल वॉल नहीं है, कोशिका भित्ति इसमें नहीं होती, है ना। इसमें क्या होती है, इसमें कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली होती है, क्योंकि ये जंतु कोशिका है। ये मैंने जो एग्जाम्पल बनाया है, ये किसका बनाया है, ये एनिमल सेल है, दिस इज एनिमल सेल, है ना, ये हमारी सेल है, है तो यूकैरियोटिक, हम प्रोकैरियोटिक की बात नहीं करते, ठीक है ना। वी आर नॉट डिस्कसिंग हियर अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल, अभी हम यूकैरियोटिक की बात कर रहे हैं। और आपको पता है प्लांट हो चाहे एनिमल हो, दोनों के दोनों यूकैरियोट्स में आते हैं। तो एनिमल सेल की हम बात कर रहे हैं, मतलब ये जंतु कोशिका की बात हो रही है, पहली बात तो, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं आ गई। अब हम बात करते हैं दूसरी तरफ, दूसरी तरफ अगर आप कभी देखो तो फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से आपके पास एक सेल है,
ठीक है, ये सेल का न्यूक्लियस है फॉर एग्जांपल। तो अब जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, इसकी अगर हम बात करें तो ये नीली वाली जो इस बार आप देख रहे हो इसका नाम है कोशिका भित्ति। ठीक है ना, जो सेलुलोज की बनी होती है, आपको पता है। ये है बच्चे कोशिका भित्ति, सेल सेल वॉल, है ना, ये सेल वॉल है। और अगर हम बात करें ये जो आप लाल वाली देख रहे हो, तो लाल वाली क्या है, लाल वाली आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली कह लो इसको, आप कोई दिक्कत नहीं है ना, आप इसको प्लाज्मा झिल्ली कहते हो, जो कि आपको पता है लिपिड्स और प्रोटीन की बनी होती है ना, ये फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है ना, आपको पता है, प्रोटीन और लिपिड्स की, यानी कि प्रोटीन प्लस वसा की बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली, याद करिए, लिखवाया आपको सब कुछ। तो ये आपकी प्लाज्मा झिल्ली है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है, कुछ भी कह लो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो अब हमें इसी बात को समझना है, अब हमें इसी बात को समझना है। देखो क्या होता है, ध्यान से समझो। जो ये आपकी कोशिका भित्ति होती है, अब आपसे पूछेगा कि कोशिका भित्ति परमिएबल है या सेमी परमिएबल है ना। एक बात अपने दिमाग में रखना बच्चे, सेमी परमिएबल और सिलेक्टिवली परमिएबल दोनों एक ही बातें हैं। अर्ध पारगम्य झिल्ली और चयनात्मक पारगम्य झिल्ली ये दोनों एक ही बातें हैं, ये बात तो आप अपने दिमाग में जरूर रखें। हमें फर्क किस में रखना है, हमें फर्क करना है पारगम्य या फिर अर्ध पारगम्य में। अब ऐसा समझो, या पारगम्य या फिर चयनात्मक पारगम्य, इसमें हमें अंतर करना है। ठीक है, तो जो पारगम्य झिल्ली होती है वो कौन सी होती है, उसको ध्यान से समझो। तो बच्चे जो पारगम्य है ना वो ये वाली है, ठीक है, दिस इज पारगम्य। ध्यान रखना, परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सी है बच्चे, परमिएबल मेम्ब्रेन होती है आपकी सेल वॉल, यानी कि सेल वॉल अपने अंदर से किसी भी चीज को बाहर निकाल सकती है। ठीक है, आर पार निकाल सकती है, इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि सेल वॉल पूरी तरह से पारगम्य होती है। लेकिन अगर हम बात करें प्लाज्मा झिल्ली या फिर कोशिका झिल्ली की, है ना, अगर हम बच्चों प्लाज्मा झिल्ली या फिर कोशिका झिल्ली की अगर हम बात करें ना, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, ऐसी कंडीशन में और कोशिका झिल्ली ये होती है बच्चे सिलेक्टिवली परमिएबल, यानी कि चयनात्मक पारगम्य। ठीक है, अब आपसे यही सवाल पूछेगा एमसीक्यू में कि बताइए कोशिका झिल्ली इनमें से कौन सी होती है, पारगम्य, अर्ध पारगम्य, है ना, इस तरह से सवाल दे सकता है। तो क्या होती है, चयनात्मक पारगम्य या फिर अर्ध पारगम्य, यानी कि सिलेक्ट करेगी कि कौन कौन से मटेरियल बाहर जाएंगे और कौन कौन से मटेरियल बाहर नहीं जाएंगे। जैसे मान के चलिए कोशिका के जितने भी उत्सर्जी पदार्थ हैं वो सारे के सारे बाहर निकालेगी, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अब कोशिका के अंदर जितने भी पोषक पदार्थ हैं, जैसे प्रोटीन, वसा, है ना, जिनकी कोशिका को बहुत ही सख्त जरूरत है, तो उनको बाहर जाने से रोकेगी। समझ रहे हो, तो कोशिका झिल्ली जो है वो खुद इस बात का चुनाव करती है, खुद इस बात का बच्चों चयन करती है कि कौन कौन सी चीजें कोशिका से आर या पार जाएंगी और कौन कौन से आर या पार नहीं जाएंगी। बात समझ में आ गई, इसीलिए हम बोलते हैं चयनात्मक, यानी कि कोशिका झिल्ली के पास ये मतलब पहले से फैसिलिटी दी गई है कि वो इसको समझेगी। ठीक है, बात क्लियर हो गई आपको, जल्दी से बताइए क्या बातें क्लियर हैं कि कोशिका झिल्ली जो होती है आपकी दैट इज चयनात्मक, यानी कि बच्चों सिलेक्टिवली परमिएबल। और अगर हम बात कर दें किसकी बच्चों, है ना, अगर बच्चों हम बात कर दें कोशिका भित्ति की, सो दैट इज परमिएबल, यानी कि पारगम्य झिल्ली। ठीक है, तो जिन बच्चों का डाउट था मेरे ख्याल अब चीजें क्लियर हो गई होंगी। जो बच्चे स्टार्टिंग से मतलब बहुत बार बोल रहे थे कि सर आपने पराशरण नहीं पढ़ाया, जो भी बच्चे थे, आई गेस मुझे नाम याद आता है, महक थी, है ना, महक बच्ची है हमारे पास, तो शायद उनको नीड थी। तो बेटा क्लियर है, आप बताओ, हालांकि अभी मैं डिफरेंस लिखा रहा हूँ, डोंट वरी। थैंक यू दीपाली। ओके, हम्म। तो ये जो होती है ना ये वाली कोशिका झिल्ली, हाँ, तो ये भी क्या है, ये भी आपकी चयनात्मक है। ये भी क्या है बच्चे, ये भी चयनात्मक झिल्ली है, ये भी क्या है, चयनात्मक झिल्ली है। ठीक है, चलो आओ वापस आते हैं, अब समझते हैं डिफरेंस की फॉर्म में। देखो, अगर हम बात करें विसरण की, तो विसरण में हमें क्या क्या बातें देखनी है। ठीक है, आज मैं पढ़ा रहा हूँ बट महक आज है ही नहीं, महक का कमेंट अभी तक नहीं आया, और महक ही सबसे ज़्यादा कह रही थी कि सर समझाइए इस चीज़ को। चलो देखो कोई नहीं, रिकॉर्डेड देखना। विसरण की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो विसरण में क्या होता है, देखो विसरण तीनों प्रकार की अवस्थाओं में हो सकता है। ठीक है, विसरण जो है, यानी कि डिफ्यूजन कैन बी डन, या कह लीजिए डिफ्यूजन कैन अकर्स प्लेस इन
ऑल द थ्री बेसिक स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि विसरण नाम की जो प्रक्रिया है ये पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में हो सकती है। ठीक है, और अगर ऐसा है तो इस बात को लिखते हैं, विसरण की प्रक्रिया विसरण की प्रक्रिया, ठीक है, पदार्थ की, देखिए पदार्थ की वैसे तो पांच अवस्थाएं होती हैं, आगे चल के आपको केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा भी मैं, प्लाज्मा और बोस्क जो आइंस्टीन कंडेंसेट है उसके बारे में बात करेंगे, बट मुख्य रूप से तीन होती हैं, आपको पता है। तो विसरण की प्रक्रिया पदार्थ की मुख्य रूप से पाई जाने वाली तीनों अवस्थाओं में होता है। तीनों अवस्थाओं तीनों अवस्थाएं कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस, ठीक है, में हो सकता है, अवस्थाओं में हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। लेकिन बच्चों एक बात बताओ, ये तो हो सकता है सभी में, टिश्यूज कब स्टार्ट होगा? अब तो बेटा कल ही होगा, है ना, टिश्यूज हम कल से स्टार्ट कर देंगे, है ना। इनफैक्ट अभी कुछ बातें आपको बता के जाऊंगा टिश्यूज के बारे में, परेशान मत होइए। बस ये खत्म ही है, बस दो तीन पॉइंट्स और लिख के ये टॉपिक हमारा खत्म है, सेल टॉपिक हमारा पूरा खत्म है, ठीक है। फिर आई विल स्टार्ट विद टिश्यूज, ठीक है, डोंट वरी। और बीच बीच में मैं आपको इस टॉपिक के जो क्वेश्चंस है ना, पहले मैं फाइल आप तक पहुंचाऊंगा, आप उसको आराम से देखो, फिर हम यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे उनको, ठीक है, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो, तो विसरण की प्रक्रिया पदार्थ की मुख्य रूप से पाई जाने वाली तीनों अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस में हो सकती है, हो सकती है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखेंगे, परासरण विसरण का एक, ठीक है, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आप आप ये कह सकते हैं कि जो परासरण है वो विसरण का ही एक रूप है, ठीक है, और जो कि सिर्फ और सिर्फ द्रव में हो सकता है, और वो भी द्रव में कौन सा? जल में हो सकता है, ठीक है, पूरे सभी द्रवों में नहीं, सिर्फ और सिर्फ जल के अंदर, ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। तो जो परासरण है, ऑस्मोसिस, हम बच्चे सिर्फ और सिर्फ जल के लिए यूज करते हैं, ध्यान रखो, सिर्फ और सिर्फ द्रव के लिए नहीं। भाई द्रव होगा तो द्रव में तो सारे आ जाएंगे, दूध है, पानी है ना, जूस है, बहुत सारे द्रव हैं ऐसे तो, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? हम सिर्फ जल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो परासरण विसरण का ही एक मुख्य प्रकार है, ठीक है, आप कह लीजिए मुख्य प्रकार है, और परासरण सिर्फ और सिर्फ जल में होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या बेटा कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम नहीं? एक बार यस करिए, क्या चीजें आप लोगों को समझ में आ रही हैं? बेटा वीडियो दिख रही है, क्लास, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? आवाज आ रही है? तो यार फिर क्यों लिख रहे हो कि सर आवाज़ नहीं आ रही है, वीडियो नहीं चल रही है? बेटा आप लोग अपना कनेक्शन देख लिया करो ना, पता है ऐसे क्या होता है, टीचर का फ्लो टूटता है। अब आप लोग कमेंट तो कर देते हो कि सर चल नहीं रही है ना। अब मेजर जो बच्चे हैं वो, उनको सब कुछ समझ में आ रहा है, अच्छे से देख रहे हैं वो क्लास को, बट फिर आप लोग बोल देते हो, फिर हमें ये लगता है यार कि पता नहीं बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो गई। तो बेटा अपने प्लीज़ कनेक्शन को दुरुस्त करा लो, ठीक है, बार बार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए ना, गलत बात है। चलो ठीक है। हाँ, तो हम बात करें परासरण, तो परासरण जो है वो एक विशेष प्रकार की, ठीक है, विसरण की ही प्रक्रिया है ना। लेकिन ध्यान क्या रखना है, हमारे सिलेबस में ये हम जल के लिए पढ़ेंगे। हालांकि मैं आपको एक बात बताऊं, द्रवों में परासरण हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास दूध है, जूस है, जल है, तो यूजुअली हम जल के लिए यूज करते हैं। लेकिन अगर आप चाहो कि जल, दूध, जूस सबके लिए कर लो, तो भी आप विसरण परासरण कर सकते हैं, एज सच कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जल के लिए ना लिख के हम यहाँ पे द्रव ही लिख देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, बट कुछ किताबों में आपको अगर जल मिल रहा है तो उससे कंफ्यूज नहीं होना फिर, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अरे यार सबका आ गया, देखो कुलदीप कह रहा साउंड नहीं आ रही, बेटा आ रही है, सब कुछ क्लियर है हमारी तरफ से, ठीक है, इस बात को मैं लिखता हूं, देखो, परासरण, परासरण, ठीक है, विसरण की प्रक्रिया का ही एक रूप है, विसरण की प्रक्रिया का ही एक रूप है, ठीक है।
एक पॉइंट और क्या लिखेंगे यहाँ पे, परासरण की प्रक्रिया, परासरण की प्रक्रिया मुख्य तौर पर, परासरण की प्रक्रिया मुख्य तौर पर, ठीक है, किसमें होती है, द्रवों में, ठीक है, द्रवों में, और स्पेशली लिख लो बीच में जल, ठीक है, तो मेन क्या है, मेन है जल, द्रवों में, और ब्रैकेट में लिख लीजिए जल। हाँ, जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ी है वो वही चीज़ यहाँ पर है, ठीक है, केमिस्ट्री में भी मैंने यही चीज़ लिखवाई थी, लेकिन क्योंकि बायो में विसरण और परासरण का अंतर पूछा जाता है, ठीक है, और ये गारंटी ये आता है, ठीक है, आप मान के चलो, मेजर आपको या तो परासरण अलग से पूछ लेगा, या तो विसरण अलग से पूछ लेगा, या दोनों में अंतर पूछ लेगा, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको साथ साथ में लिखवा रहा हूँ, ये पूछा जाता है सवाल, ठीक है। मुख्य तौर पर द्रवों में ही होता है। ठीक है, जल्दी से बताइए, आप लोग को समझ में आया? सर डिफ्यूजन, हाँ, ये है तो बेटा डिफ्यूजन, जल्दी से बताओ, बच्चों क्लियर हुआ? ऑस्मोसिस क्या है लिखा दीजिए, ये बेटा क्या लिखा है, ये और क्या लिखा मैंने? चलो अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिए। देखो बेटा, अगर हम बात करें किसकी, परासरण की और विसरण की, तो पहले विसरण की बात करते हैं। देखो बच्चे, जो विसरण है ना, उसमें पदार्थ उच्च सांद्रता से, ठीक है, निम्न सांद्रता की तरफ गति करता है। आप ऐसे समझो कि फॉर एग्जाम्पल, है ना, हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, तो जब आपके घर पे खाना बनाया, आपकी मम्मी ने किचन में खाना बनाया, तो वहां पर उस अरोमा की अगर मैं बात करूं, उस खाने की खुशबू की बात करूं, तो किचन में तो बहुत ज्यादा थी, कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता, उस खाने की जो फ्रेग्रेंस है, उस खाने की जो अरोमा है, खुशबू है, अरोमा को खुशबू कहते हैं, AROMA, अरोमा, खुशबू। आगे चल के पढ़ोगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, 11वीं 12वीं में जब आप आओगे तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ोगे, तो एरोमेटिक कंपाउंड जो खुशबूदार कंपाउंड होते हैं, है ना, तो अभी नहीं जा रहा उसके अंदर में, ठीक है, वो आपको सतिंदर सर पढ़ाएंगे बाद में केमिस्ट्री में। तो अभी की अगर हम बात करें तो होगा क्या, उसको ध्यान से सुनो, कि जो आपका विसरण है यानी कि डिफ्यूजन है, तो डिफ्यूजन में पदार्थ, ठीक है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ गति करता है, ठीक है, क्या बोला मैंने, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मैटर, अब वो मैटर कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो सकता है, आपको पता है ना, तो जब कोई पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ गति करे तो ये विसरण है, तो ये क्या है, डिफ्यूजन है। लेकिन जब आप बात करते हो परासरण की, तो परासरण में मैंने अभी आपको बताया कि किसका एग्जाम्पल लेते हैं, जल का, तो जब जल के अणु उच्च, यहां पर भी उच्च सांद्रता से ही निम्न सांद्रता की तरफ जाओगे आप, है ना, लेकिन यहां पर क्या है कि जल के अणु, वहां पदार्थ था, वहां पे क्या था, पदार्थ था, कि पदार्थ के अणु, ठीक है, हाई कंसेंट्रेशन यानी कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जा रहे थे, लेकिन यहां क्या है, यहां जल के अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जा रहे हैं, तो उस प्रक्रिया को हम परासरण कहते हैं। बात समझ में आई? जल्दी से बताओ, दोनों में ही बच्चों उच्च सांद्रता यानी कि हाई कंसंट्रेशन से निम्न सांद्रता यानी कि लो कंसंट्रेशन में हम जा रहे हैं, बस यहां पदार्थ है क्योंकि तीनों अवस्थाएं हैं, यहां सिर्फ द्रव है, और द्रव में भी किसकी बात करी हमने, स्पेशली जल की बात करी। क्लियर है? सभी बच्चों को क्लियर है? क्या इस बात को लिख लें? बताइए, लिख लें इस बात को, चलो। पदार्थ के अणु, ठीक है, उच्च सांद्रता से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं, ठीक है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं, जबकि यहां पर क्या है, यहां पर है जल के अणु,
ठीक है, बताओ बच्चों, पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से यस करो, मैं हट जाता हूँ। एक बार जल्दी से बताइए, बात समझ में आई आप लोगों को? विजिबल है ना प्रॉपर? ठीक है, चलो। तो बच्चों, कंप्लीट करते हैं अपने इस टॉपिक को। सर 300 पेजेस के नोट्स कब तक मिल जाएंगे? कौन से 300 पेजेस के नोट्स भाई? हैं सुशांत? कौन से 300 पन्नों के नोट्स की बात कर रहे हैं आप? बताइए एक बार। बेटा प्रियांशु, जितने डिफरेंस होंगे वही लिखवाऊंगा ना भाई। अब जो है नहीं तो ज़बरदस्ती लिखवा दूँ? दो कह रहे 2 पॉइंट्स में, तो आता ही है इस हिसाब से। ठीक है, बाकी जो बातें बताई हैं उनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कोशिका में ध्यान रखिएगा कि कौन सी चीज़ में आती है, कौन सी चीज़ सेमी परमेबल होती है, तो उस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है सर, जिसमें क्वेश्चंस और आंसर्स हैं, वेट करो बेटा, मिल जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, आज मैं टाइपिस्ट से एक बार बात कर लूँगा फ़ोन पे। ठीक है, और अगर ऐसा कुछ है मतलब रेडी है तो फिर मैं आपको भेज दूंगा। या एक मिनट वेट करो, मैं देख ही लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। एक मिनट वेट करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि अ, हो गया है कि नहीं। बेटा 143 पेजेस की फाइल है। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं आपको अभी के अभी दे देता हूँ। ठीक है, क्या एक काम करो, पहले भी पढ़ लो, अभी दे दूंगा। ठीक है, 147 पेजेस की फाइल है। ठीक है, रेडी है, सेंड कर दूंगा अभी। एक बार मैं देख लूंगा लास्ट पेज पे कि कंप्लीट हो गया है कि नहीं हो गया है। अगर नहीं होगा तो उसके आगे फिर फाइल 2 दे दूंगा। 147 पेजेस रेडी हैं, वो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, और ये नोट्स आपको एप्लीकेशन पे भी मिल जाएंगे, बट एप्लीकेशन पे थोड़ा सा आपको पता है कि टीम अभी नहीं आ रही है ना, तो थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए। वरना अगर आपको रैंडम चाहिए तो फिर टेलीग्राम से जुड़ जाइए। ठीक है, टेलीग्राम आपको पता है, साइंस बाय केतन सर। तो टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं सारी की सारी पीडीएफ्स दे दूंगा, कल की, आज की, और ये वाली भी सेंड कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, 147 पेजेस रेडी हैं और आप उसको देख लीजिए और उसको याद करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, बीच में हम लोग जैसे ही 2-3 टॉपिक अपने कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे, है ना, क्योंकि क्लास में होने ज़रूरी हैं ये सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, या मैं देख लूंगा कि कोई दिन डिसाइड कर लेंगे वीक में जब पुराना भी रिवीजन करना है, क्योंकि देखो छोड़ना नहीं है। वरना तुम जैसे बच्चे जो हो, तुम लोग फिर वही है, नया टॉपिक पढ़ते जाते हो, पीछे वाला छोड़ते रहते हो, तो वो काम नहीं करना। ठीक है बेटा प्रियांशु, सेकंड पॉइंट में सिर्फ ये है कि यहाँ पर पदार्थ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ठोस द्रव गैस कुछ भी हो सकता है पदार्थ, यहाँ पर सिर्फ जल है ना, जल है। वो यहाँ पर वैसे तो द्रव हो सकता है, बट स्पेशली हम जल के लिए यूज करते हैं, बस इतना ही है। ठीक है, और जो बच्चे तैयार कर रहे हैं अच्छी बात है, वरना मैं बीच में ऐसा जो रिवीजन वाली चीज़ है वो रखूंगा ज़रूर। अभी हालांकि टिश्यू अभी कंटिन्यू करेंगे हम। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, चलिए। तो ये कंप्लीट हुआ आपका। ठीक है, तो टॉपिक इज कंप्लीटेड नाउ, है ना। अगला जो टॉपिक होगा आपका, ठीक है, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा वो होगा टिश्यूज, यानी कि ऊतक। ठीक है, टिश्यूज को हिंदी में हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे टिश्यूज, क्योंकि अभी हमने जस्ट सेल को कंप्लीट किया है। ठीक है, वी जस्ट हैव कंप्लीटेड द टॉपिक सेल, कोशिका, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, वो हमने कंप्लीट करा है, जीवन की जो इकाई है। ठीक है, सजीवों की इकाई, और ऊतक को शुरू करेंगे। जी,
ये सारे नोट्स की फोटोकॉपी कराना है, इनकी नहीं, जो दूंगा ना उनकी करा लेना। करा के रख लोगे तो फायदे में रहोगे, वरना फोन से पढ़ने में आपकी आईज ही खराब होंगी। ठीक है, लगभग लगभग जो मेरे नोट्स होंगे आप मान के चलो, सारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब मिला के कम से कम 3,000 पेजेस के नोट्स तो होंगे। ठीक है, प्लस ये वाले जो होते हैं वो तो अलग होते हैं, तो इनकी बनाने की जरूरत नहीं है, इनके तो आप घर पे नोट्स बनाओ। ठीक है, उसमें लिखो। ठीक है, प्लस जो मैं पीडीएफ फाइल दूंगा आपको, जो ओरिजिनल पीडीएफ फाइल होगी, जो याद करो मैंने उस दिन दिखाई थी आपको, याद है ना, वैसी जो फाइल है उसका प्रिंट आउट कराना सिर्फ। ठीक है भाई, क्लियर है? कोई और डाउट किसी बच्चे का? चलो एक काम करते हैं, आखिरी के आपको 2-3 मिनट दे दूंगा, तब आपने डाउट पूछ लेना, एक आध दो बातें कर लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, टिश्यूज के बारे में देखो बच्चों, टिश्यूज होते क्या हैं? अगर मैं बात करूं टिश्यूज को, तो जब एक ही प्रकार की, ठीक है, जब समान प्रकार की यानी कि एक ही प्रकार की कई सारी कोशिकाएं आपस में मिल जाती हैं, जिनकी उत्पत्ति, ठीक है, जिनकी जो उत्पत्ति और जो जिनका कार्य है वो समान था। ठीक है, उत्पत्ति का मतलब ये मान के चलिए कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ब्रेन की सेल है, ठीक है, अगर न्यूरॉन्स हैं जो जिनको हम ब्रेन की सेल्स कहते हैं, या नर्वस सिस्टम की जो कोशिकाएं हैं हम उनको कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम उसकी बात करें तो उसमें क्या चीज होगी? उसमें बेटा जो न्यूरॉन्स हैं उन सभी की उत्पत्ति जो है वो कहाँ पर है? उन सभी की उत्पत्ति नर्वस सिस्टम के अंदर ही हो रही है ना। या अगर मैं बात करूं लिवर की सेल्स हैं जिनको हम हेपेटिक सेल्स कहते हैं, तो जो लिवर की सेल्स हैं वो लिवर के अंदर ही कहाँ पर हो रही हैं? बन रही हैं, है ना, या जहां पर भी उनका ओरिजिन है वहां पर वो बन रही हैं। तो सभी लिवर की जितनी भी कोशिकाएं होंगी वो सभी की सभी अगर मान के चलो लिवर में बन रही हैं, और उनका काम क्या है? उनका काम ये है कि भाई लिवर को डेवलप करना है ना, एक तरह से अगर मैं बात करूं तो ये समान कोशिकाएं होंगी। आप ये नहीं कर सकते कि कुछ कोशिकाएं आप लिवर की ले लें, कुछ कोशिकाएं आप नर्वस सिस्टम यानी कि अपने ब्रेन की ले लें या स्पाइनल कॉर्ड की ले लें, या कह लीजिए कुछ कोशिकाएं आप लिवर की ले लें और कुछ कोशिकाएं आप अपनी किडनी की ले लें, वृक्क जिनको कहते हैं। नहीं, आपने कोशिका अलग अलग कर दी। मैंने क्या बोला? टिश्यू क्या है? समान कोशिकाओं के जो समूह होते हैं, जिनकी उत्पत्ति यानी कि जिनका ओरिजिन और जिनका कार्य यानी कि फंक्शन सेम है, उन्हें क्या कहा जाता है? ऊतक कहा जाता है। ठीक है, मैं फिर से बोलता हूं, समान कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति व जो कार्य है वो क्या है? समान है, उन्हें ही हम टिश्यू कहते हैं, ऊतक कहते हैं। बात समझ में आ गई? यानी कि जब लिवर की कई सारी सेल मिला लोगे, लिवर की जब कई सारी कोशिकाएं मिला लोगे तो लिवर का टिश्यू बन जाएगा। ठीक है, ब्रेन की कई सारी कोशिकाएं मिला लोगे तो वो क्या हो जाएगा? वो ब्रेन का टिश्यू बन जाएगा, जिसको हम नर्वस टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? किडनी की जब सारी सेल्स मिला लोगे तो वो किडनी के लिए टिश्यू बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? नेफ्रेटिक टिश्यू जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो हार्ट है, हार्ट की सारी सेल्स मिला लो, कार्डियक सेल्स, हार्ट की जो स्टडी होती है कार्डियोलॉजी कहलाती है ना, तो हार्ट की सेल्स को हम कार्डियक सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो जब उनको मिला लोगे तो वो कार्डियक टिश्यू बना देगा, कार्डियक, CARDIAC, कार्डियक कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि टिश्यू क्या है। तो जैसे आपकी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गन है, लिवर है, हार्ट है, किडनी है, ब्रेन है ना, इस तरह के जितने भी ऑर्गन हैं, मान के चलो लंग्स हैं आपके, पल्मोनोसाइट्स कहते हैं लंग्स की जो होती हैं, तो ये सारे के सारे अलग अलग टिश्यू हैं। ठीक है, ये सारे के सारे अलग अलग टिश्यू हैं। बात समझ में आ गई? तो लिवर का टिश्यू अलग, ब्रेन का टिश्यू अलग, ठीक है, और जो है आपकी मान के चलो रेस्पिरेटरी जिसको हम लंग्स की बात करें, लंग्स का टिश्यू अलग, किडनी का टिश्यू अलग, हार्ट का टिश्यू अलग। तो इस तरह से अलग अलग कोशिकांग अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना, इसलिए तो हम कहते हैं कि वी आर, ठीक है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। हम कैसे हैं? हम बहु, ठीक है, कोशिकीय जीव हैं। याद करो, एक मैंने आपको जब कोशिकाओं को जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको आखिरी में एक कुछ कोशिका के कोशिकांग पढ़ाए, जिनको हम कहते हैं गति कराने वाले कोशिकांग, याद है? जिसमें हमने सीलिया और फ्लैजेला के ऊपर बात करी थी, कशाभ और पक्षमाभ की हमने बात करी थी। ठीक है, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जो पैरामीशियम था, तो पैरामीशियम क्या था? एक कोशिकीय जीव था, याद है? और पैरामीशियम के अंदर क्या था? पैरामीशियम के अंदर गति कराने के लिए कई प्रकार के छोटे छोटे और ढेर सारे कशाभ यानी कि सीलिया लगे हुए थे। ठीक है, और जब मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल रखा था युगलीना का, तो युगलीना मैंने आपको बताया था कि सजीव और पादप, यानी कि सजीव नहीं कहना चाहिए, पादप और जंतु के बीच की कड़ी थी। याद है युगलीना? क्योंकि युगलीना फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, और युगलीना के अंदर, ठीक है, कई प्रकार के वो कोशिकांग पाए जाते हैं जो एक, कह लीजिए, जंतु के अंदर पाए जाते हैं। तो वो जंतु और पादप के बीच की कड़ी थी। तो युगलीना के पास सिर्फ एक प्रकार का फ्लैजिले था, याद है? पक्षमाप था, अगर आपको याद हो। तो वो क्या है? वो जो है वो एक कोशिकीय जीव हैं, क्योंकि उनकी पूरी की पूरी कोशिका एक ही प्रकार से बनी है, जैसे पैरामीशियम,
है ना। पैरामीशियम की पूरी बॉडी एक ही प्रकार की कोशिका की बनी है। जैसे अमीबा, अमीबा का पूरा शरीर एक ही प्रकार की कोशिका से बना है। लेकिन हम एक कोशिका से नहीं बने। हम, आप, पेड़ पौधे, है ना, पशु पक्षी, ठीक है, ये सारे के सारे जो आप देख रहे हो, इनमें अलग अलग ऑर्गन, अलग अलग अंग, अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो हम क्या बोलेंगे? हम इस बात को बोलेंगे कि हम एक कोशिकीय जीव नहीं है। हमारे शरीर के अंदर, ठीक है, कई प्रकार की अलग अलग कोशिकाएं हैं। समझ रहे हैं? जैसे ब्रेन की कोशिका को हमने न्यूरॉन बोला, किडनी की कोशिका को हमने नेफ्रॉन बोला, ठीक है। ऐसे ही हड्डी, हड्डी भी तो कोशिकाओं से मिलकर बनी है, ऑस्टियोसाइट बोला हमने हड्डी की कोशिकाओं को। ब्रेन की हमने कार्डियक सेल्स, सॉरी, हार्ट की जो है हृदय, हृदय की कोशिकाओं को हमने कार्डियक सेल बोला, है ना। लिवर की जो सेल्स है उन्हें हमने हेपेटोसाइट्स बोला, ठीक है। आपकी लंग्स है, लंग्स की जो सेल्स होती हैं उनको हमने पल्मनोसाइट्स बोला। तो आप देखो कि हमारे शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जा रही हैं, इसलिए हम बहुकोशिकीय हैं। और जब अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं तो अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं अपने समान प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बना देती हैं, और यही ऊतक जो है कई सारे मिलकर अंग बना देते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कि ऑर्गन बन जाता है, ठीक है। और यही ऑर्गन मिलकर क्या करते हैं? ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखो, जैसे मान के चलो न्यूरॉन है ना। तो न्यूरॉन की जो सेल्स हैं उनको हमने क्या बोला, मतलब वो ब्रेन की जो सेल्स हैं उनको हमने क्या बोला? न्यूरॉन बोला। तो कई सारे जब न्यूरॉन्स मिल गए तो इन्होंने पता क्या करा? इन्होंने इन्होंने टिश्यू बना लिए, ठीक है। जब कई प्रकार के न्यूरॉन्स मिल गए तो इन्होंने टिश्यू बना लिया, और उनको हमने क्या बोल दिया? उनको हमने कह दिया लाइक नर्वस टिश्यू बोला जाता है वैसे, है ना। न्यूरोटिक टिश्यू या नर्वस टिश्यू कहते हैं हम उसको। यहां मैं लिख देता हूं नर्वस टिश्यू। तो जब कई प्रकार के न्यूरॉन्स आपस में मिल गए तो उन्होंने टिश्यू बना दिया। सॉरी, कई प्रकार के न्यूरॉन्स नहीं, समान प्रकार के न्यूरॉन्स जब आपस में मिल गए, कई सारे, ढेर सारे, तो उसने क्या कर दिया? उसने नर्वस टिश्यू बना दिया, ठीक है। ठीक है। इसके अलावा नर्वस टिश्यू, जब कई सारे नर्वस टिश्यू मिले तो उन्होंने अंग बनाए। अंग क्या है? ब्रेन, ब्रेन अंग है। स्पाइनल कॉर्ड, ये आपके पीछे स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, ठीक है, मेरु रज्जु कहते हैं उसको। तो इसने क्या करे? इसने दो अंग बना दिए। एक अंग का नाम है आपका मस्तिष्क यानी कि ब्रेन, और एक है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, यानी कि मेरु रज्जु। स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरु रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, मेरु रज्जु, ठीक है। और ये दोनों क्या है? ये दोनों अंग हैं। तो देखो, कोशिकाएं मिलकर, ये सेल है, न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन तो कोशिका है ना, सेल है। पढ़ाई आपको, ठीक है। अच्छा, आप 9th में, आपको नहीं पढ़ाई, 10th वालों बच्चों को पढ़ाई थी, कोई बात नहीं। जब आप 10th में आओगे तो न्यूरॉन्स प्रॉपर बताऊंगा, न्यूरॉन्स कैसा होता है, ठीक है, डोंट वरी। ठीक, एक स्टार जैसा स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा, तो छोटा सा बना के दिखाता हूं आपको, ठीक है। ये देखो, ये है आपका न्यूरॉन, ठीक है, इस तरह का न्यूरॉन होता है आपका, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पर इस तरह से संरचनाएं पाई जाती हैं, है ना। यहीं पर आपको केंद्रक मिलेगा, यहीं पर आपको राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब सब चीज़ें मिलेंगी। और उसके बाद ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। ये न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर होता है ऐसा कुछ, देख रहे हो, ऐसा। तो ये न्यूरॉन है आपका, ठीक है। ब्रेन की सेल्स ऐसी होती हैं, स्टार जैसी, स्टार फिश जैसी दिखाई देती हैं। कभी देखिएगा डाल के न्यूरॉन्स की फोटो डाल के देखेंगे तो ऐसी इमेज आ जाएगी। तो ये क्या है? ये सेल है। तो जब कई प्रकार की सेल मिली तो टिश्यू बना। जब कई प्रकार के टिश्यू मिले, मतलब सॉरी, समान प्रकार की कोशिकाएं मिली, क्या बना? ऊतक। समान प्रकार के ऊतक मिले तो क्या बने? अंग। तो ब्रेन भी एक अंग है, स्पाइनल कॉर्ड भी एक आपका अंग है। और जब ये दोनों अंग मिल गए तो सिस्टम बन गया, ऑर्गन सिस्टम। इसका नाम होता है नर्वस सिस्टम, जिसको हम नर्वस सिस्टम। तो जब हम नर्वस सिस्टम को पढ़ते हैं ना, तो सिर्फ ब्रेन नहीं पढ़ते, स्पाइनल कॉर्ड भी पढ़ते हैं पीछे, ठीक है, जो मेरु रज्जु है उसको भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें होती हैं। तो मेरे ख्याल से टिश्यू को समझ में आया होगा हल्का फुल्का कि क्या है। टिश्यूज जो है, इनकी स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं, HISTOLOGY। जिस तरह से कोशिका की जो स्टडी थी, कोशिका का जो अध्ययन था, उसको हम कह रहे थे साइटोलॉजी, ठीक है। कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? बताओ। कोशिका के अध्ययन को हम कहते हैं साइटोलॉजी। और जो टिश्यूज है, टिश्यूज का जो अध्ययन है, उसको हम कहते हैं बच्चा हिस्टोलॉजी। हालांकि ये सारी की सारी बातें बाद में लिखवाऊंगा, परेशान मत होना, ठीक है। अभी तो बस एक, क्योंकि थोड़ा सा टाइम है तो आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं टॉपिक के बारे में, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें कल मैं लिखवाऊंगा। तो हिस्टोलॉजी कहते हैं, क्या? हिस्टोलॉजी, ठीक है। हिस्टोलॉजी, हिस्ट्री, हिस्ट्री की स्टडी ना समझ लेना, इतिहास की स्टडी हिस्टोलॉजी नहीं, ठीक है। हिस्टोलॉजी मतलब
टिश्यूज की स्टडी, स्टडी ऑफ टिश्यूज, हिस्टोलॉजी। तो जब हम ऊतक की बात करते हैं तो दो प्रकार के ऊतक एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, दो प्रकार के ऊतक होते हैं, एक को हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और एक को हम कहते हैं परमानेंट टिश्यूज, ठीक है। फिर आगे जाके जो आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं वो भी आगे जाके डिवाइड होते हैं तीन में, है ना, बात समझ में आ रही है आपको। पेरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा है ना, मतलब कई प्रकार के होते हैं ऐसे। फिर परमानेंट जो होते हैं वो आगे जाके दो में डिवाइड होते हैं, फिर वो दो आगे जाके और में डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो मतलब कई प्रकार के टिश्यूज हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। साइटोलॉजी रणवीर उसकी होती है, कोशिका की स्टडी है, ठीक है, साइटोलॉजी। सर हम कितने अंगों के बारे में पढ़ेंगे? अभी तो आप कोशिकाएं ही पढ़ रहे हैं, जब आप 9th और 10th कंप्लीट कर लेंगे तो लगभग आप सारे अंग पढ़ लेंगे, ठीक है। आपके शरीर के सारे अंग पढ़ लेंगे 9th और 10th के अंदर ही आप, ठीक है बेटा। ब्रेन, जैसे ब्रेन आप अगले साल पढ़ोगे, ठीक है। डाइजेशन, जो आपका पाचन तंत्र है, वो आप अगले साल पढ़ोगे, ठीक है। चलो ठीक है, ओके। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड लक, कीप स्टडिंग, गुड बाय। ओके बेटा, गुड लक, बाय।